नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। तो इसके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि ये प्रश्न हैं और यही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। देखिए, जैसे इसमें पाठ का नाम दिया गया है कार्बन एवं इसके यौगिक, तो उसी आधार पर हमें इस पाठ के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है और उसके यौगिक क्या हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातु कार्बन तथा उसके यौगिक क्या हैं? अब कार्बन क्या है, कार्बन के यौगिक क्या हैं? तो देखिए, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जितने भी जी आंसर लिखा गया है वो बारी बारी से आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन किस कैटेगरी में आता है कि वो एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन को हम C से दिखाते हैं, यानी अगर कहीं पर कार्बन उपस्थित होता है तो उसको हम C लिख देते हैं। और अगला है, इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता 4 होती से क्या मतलब है कि देखिए कि किसी भी पदार्थ को या तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है जो उसके अंतिम कोश में भरे जाते हैं। तो देखिए, इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो 4 से मतलब ये है कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी? 4 की। ठीक है, तो या तो ये 4 किसी को दे दे या किसी से 4 ले ले। तो इसकी संयोजकता 4 इसलिए होती, जितनी इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत होती है उसको, किसी पदार्थ को या तत्व को, किसी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने परमाणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है उसको हम उसकी संयोजकता बोलते हैं। तो इसकी संयोजकता 4 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम ये कोश भरेंगे, ठीक है, तो पहले में 2 भरे जाते हैं। तो जैसे इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो हम 6 से पहले इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में 2 भर देंगे। अब कितने बचे? 2 यहाँ पर भर दिए तो 4 इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें भर जाएंगे। तो अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होगी। अगला प्रश्न है आपका, अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता क्या होती है? ठीक है, तो अपरूपता क्या होती है? अपरूपता कार्बन के अपर रूपों के नाम तथा गुण भी हमें इसके साथ में लिखना है। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो, अपरूपता कहलाती हो। देखिए, आपने रासायनिक गुण कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे और आपने कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि भौतिक गुण किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए, रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक गुणों में आंतरिक गुण बदल जाते हैं। जैसे कि आपने दूध से दही बनाया, ठीक है, तो दूध से अगर आपने दही बनाया है तो उसमें अंतर आ जाएगा। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, जो एक बार बदल गया तो बदल गया। जैसे आपने किसी लकड़ी को जला दिया, कागज़ को जला दिया, तो जलने के बाद क्या होता है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? इसमें केवल आपका ना केवल बाहरी स्वरूप बदल जाएगा। जैसे बर्फ़ को आपने गर्म किया है तो वो पानी बन जाती है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी। भाप को दोबारा से ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा और पानी को ठंडा करेंगे तो
बर्फ़ बन जाएगी। तो ये होते हैं आपके भौतिक गुण। अब देखिए अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरीन। तो फुलरीन के बारे में आपको पढ़ना नहीं है अभी, आपकी किताब में केवल हीरा और ग्रेफाइट ही दिया गया है। तो कार्बन के आपको अपर रूप जो पढ़ने हैं तो उसमें आपको केवल हीरा और ग्रेफाइट पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला दिया गया है हीरा के गुण। तो हीरा क्या है? तो देखिए हीरा के गुण निम्नलिखित हैं। हीरा ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें लाइट नहीं आती। शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है, ठीक है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। हीरा अत्यंत कठोर होता है यानी विश्व में या दुनिया में कहा जाए सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा, ठीक है, सबसे अत्यंत कठोर पदार्थ आपका हीरा ही माना जाता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। देखिए ये पॉइंट है, ये आपसे ऑब्जेक्ट में बहुत पूछा जाता है, ये पॉइंट आपसे बहुत ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। और जो आपने पहला पढ़ा था कि हीरा ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, ग्रेफाइट के गुण। देखिए ग्रेफाइट के गुण, ग्रेफाइट के लक्षण, ग्रेफाइट की विशेषताएं या ग्रेफाइट के गुणधर्म, अगर इस तरीके से आपके पेपर में कोई प्रश्न आता है तो मतलब आपसे एक ही आंसर पूछा जा रहा है और वो आपको बदल के कैटेगरी बदल के आपको घुमाने के लिए प्रश्न बदल सकता है। देखिए पाठ पूरा बना रहे हैं इसलिए शायद वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमारा है अगला टॉपिक, ग्रेफाइट के गुण निम्नलिखित हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। अब आपसे घुमाने के लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा ही टफ लेवल का प्रश्न बनाना पड़े तो बोर्ड वाले क्या करेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वह एक अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका अपवाद है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। यह कागज पर रगड़ने से काला निशान बनाता है। आपने पेंसिल तो देखी ही होगी, तो जो पेंसिल के अंदर की जो निप होती है जिससे हम लिखते हैं तो वो क्या है, वो आपकी जो पेंसिल की निप होती है वो आपका ग्रेफाइट है। और आपने यहाँ पर देखा है काला निशान बनाता है, तो आपको पता होगा सब पेंसिल चलाते ही हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि ग्रेफाइट का प्रयोग हम पेंसिल बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? देखिए हाइड्रोकार्बन है यानी हाइड्रोजन, यानी इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता ही है। देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन के तत्वों को रासायनिक संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन को मिलाया जाता है और उसके संयोग से जो नया पदार्थ बनता है वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। जैसे मीथेन CH4, मीथेन का सूत्र है आपका CH4। देखिए यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाया है तो ये क्या बना है, मीथेन। एसिटिलीन, देखिए आपसे एसिटिलीन का सूत्र भी पूछ सकते हैं, तो H2C2H2, ठीक है, ये एसिटिलीन का सूत्र है। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है मीथेन CH4। तो ये एकल बंध क्या है, ये यहाँ पर हमने पढ़ा है एकल बंध। तो देखिए यहाँ पर कार्बन CH4 किसका सूत्र है, ये आपका मीथेन का सूत्र है, ठीक है। तो मीथेन क्या करेगा, देखो यहाँ पर
एकल बंध का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है कि ये कार्बन है और ये एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपकी मीथेन की संरचना है। तो देखिए ये जो एक लाठी निकली है आपकी पूर्ण विराम जैसी, तो ये लाठी एक लाठी होती है आपका सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। देखिए आप जब और बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको डबल बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको सिंगल बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य कम से कम द्विबंध या त्रिबंध हो। देखिए अभी हमने एकल बॉन्ड पढ़ा था यानी एक बंध पढ़ा था, अब हमको पढ़ना है द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, उदाहरण के लिए एथिलीन और एसिटिलीन। तो ये हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। अगला है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, जैसे CH4 या मीथेन। मीथेन CH4 किसका उदाहरण है, मीथेन का है। तो इसमें दिया गया है कि देखिए ये साझेदारी की है इन्होंने, क्यों, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यानी इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यहाँ पर एक इसका है इलेक्ट्रॉन, एक इसका है इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इसका है और यहाँ पर इसका है। तो ये है साझेदारी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध जो होता है वो आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, सहसंयोजी आबंध के गुण लिखिए। तो सहसंयोजी आबंध के गुण क्या हैं, इसका क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक आपको पता है ना, क्वथनांक क्या होता है, वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, दूसरा है इसका गलनांक कम होता है। गलनांक मतलब गल जाना, किसी ठोस वस्तु का गलाने की प्रक्रिया को गलनांक बोलते हैं। हम साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस गल जाता है गलनांक कहलाता है, उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसके यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और इसका अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। इसके बाद आपसे पूछी जाती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेंजीन की संरचना एवं सूत्र लिखिए। तो बेंजीन की सूत्र है आपका C6H6। देखिए C6 और H6, तो ये बेंजीन की संरचना है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं कि देखो इसके कार्बन कार्बन के बीच में एक एक छोड़ के आपका डबल बॉन्ड है और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है कार्बन की परमाणु संख्या, नाम, सूत्र व संरचना लिखिए। ये प्रश्न है, ये 4 अंक में पूछा जाता है या 3 अंक में आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये वास्तव में बहुत सरल है। तो कार्बन की परमाणु संख्या, परमाणु देखिए, तो इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर हम हाइड्रोजन इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, हमने इसके लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये आपकी 10 तक की गिनती लिख चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये लिखी है। देखिए एक कार्बन से हम कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, हम एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और चारों दिशाओं में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। अब मान के चलो 2 कार्बन दिए हैं तो 2 पे 1 2 3 4 5 6, तो हम कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? हम 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बीच वाला, तो देखिए ये बीच वाला इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम छुपा देंगे तो 1 2 3 और 4, आपको ये जैसे इसको छुपा दिया गया है, इसको इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये चारों बंद आपके हैं, और इस तरफ से अगर इसको दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ये है, हमने क्या लिखा? मेथेन लिखा है, तो मेथेन में हमने सी लिख दिया, यानी कार्बन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो CH4। हमने कहा एथ में देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम 4 है, इसमें 2 जोड़ देंगे, सो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 कार्बन लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 6। अब अगला आता है प्रोप आता है, यानी तीसरे नंबर पे है ये, तो इसमें कार्बन कितने होंगे? 3, तो हमने ये 3 कार्बन जोड़ दिए। अब हम इस 3 कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं हमने जोड़े हैं यहाँ पर 8 कार्बन। ठीक है, कितने जोड़े हैं? 8, तो हम इसका सूत्र क्या लिख देंगे? C2H8। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम सबका करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सबका इसी तरीके से बनाया है। ये हमने एथेन बनाया है, ये मेथेन था, ये एथेन है, तो C2H6 है, तो हमने 2 कार्बन लिए हैं, उस पर 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। इसके बाद प्रोपेन आता है, यानी तीसरे नंबर का है, तो इसमें कार्बन संख्या 3 होगी और हाइड्रोजन संख्या 8 होगी। तो ये हमने इस तरीके से आपको शो करके दिखाया है। फिर आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे, तो हमने यहाँ पर 4 कार्बन लिए हैं, और कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? तो 10 जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने पेंटेन लिया है, तो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? 5, और 5 पर हम 12 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अंत में है हेक्सेन। हेक्सेन यानी 6 कार्बन, तो इसमें हमने 6 कार्बन लिए हैं और उस पर हमने 14 हाइड्रोजन जोड़े हैं। इसी तरीके से आप जो है हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नॉन का और डेक का आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया को समझाइए। ध्यान कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान करके आप इसको समझिएगा। अथवा में प्रश्न दिया गया है, साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया एवं मिसेल को समझाइए। अथवा में एक और प्रश्न है, साबुन की सफाई को समझाइए, और अथवा में दिया गया है मिसेल क्या है समझाइए। तो ये वो प्रश्न है, हमने 4 टाइप के प्रश्न बनाकर लिखे हैं जो परीक्षाओं में इस तरीके से पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम साबुन का सूत्र पढ़ते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है, एक वाक्य में भी पूछ लेते हैं कि साबुन का सूत्र क्या है। तो C17H35 COONA, ये ए लिखा है। ठीक है, C17 835 COONA, तो ये इसका सूत्र हो गया। अब साबुन के अणु के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जल विरागी। अब जल विरागी कौन होता है? देखिए जल विरागी देखिए, जो व्यक्ति विराग धारण कर लेता है वो अपने परिवार से दूर चला जाता है। ऐसे ये जल विरागी है, तो ये कहाँ से दूर चला जाएगा? जल से। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या हो जाएगा? कार्बन वाला भाग। दूसरा है जल रागी, यानी आयनिक भाग। अब आयनिक भाग कहाँ होता है? जल विरागी वाला भाग कहाँ होता है? वो आगे हम पढ़ते हैं। ये आपकी संरचना लिखी है, ये है आपकी मिसेल का निर्माण। मिसेल का अपनी भाषा में कहा जाए मेल। ठीक है, मेल की संरचना पूछी है, ये आपका मिसेल है, यानी यहाँ पर ये आपका बहुत ज़्यादा गंदा पार्ट है। देखिए, और यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है कि ये जल विरागी सिरा है। ये जो पूंछ जैसी संरचना है, ये आपका जल विरागी सिरा है,
और ये जलरागी सिरा है जहाँ पर ये बिंदी लगी है, यानी ये जो है भाग ये किससे क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है। तो आइए जब विधि पढ़ेंगे जब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। साबुन क्या है, साबुन क्या है, ठीक है, यह उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती है कि साबुन क्या है, आपसे एक वाक्य में पूछ लें तो, और खालिस्तान में भी पूछ लेते हैं कि साबुन खालिस्तान के लवण होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का निर्माण तेल और वसाओं के तनु NaOH या KaOH द्वारा जल अपघटन से साबुन प्राप्त होता है, यानी जब हम इस दोनों का अपघटन कराते हैं जब हमको साबुन प्राप्त होता है। अब आती है आपकी साबुन की सफाई प्रक्रिया, यानी साबुन द्वारा कपड़े साफ कैसे होते हैं, ठीक है। कपड़े तो आप रोज साफ करते ही होंगे। जब गंदे कपड़े को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है, देखिए माना कि आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, जब गंदे कपड़े को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है यानी उस पर साबुन लगाया जाता है, तो साबुन के अणु का आयनिक भाग, देखिए आयनिक भाग हमने पहले पढ़ा था, आयनिक भाग कौन सा है, जलरागी, यानी जो जल के साथ क्रिया करता है, जलरागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, तथा दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण तेल या गंदगी से संलग्न हो जाता है, यानी जो जलरागी है वो जल में मिल जाता है और जो जल विरागी होता है वो गंदगी में मिल जाता है, तथा गंदे कपड़े को पानी से खंगालने पर साबुन के अणु से संलग्न गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर निकल आते हैं, इस प्रकार कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये है आपकी साबुन की सफाई प्रक्रिया है। उसके बाद आता है मिसेल का निर्माण। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, साबुन तथा अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ व आयनिक भाग सिरा होता है, ये हमने चित्र में अभी देखा था, और जब ये जल में घोले जाते हैं तो इसके अणु मेल के चारों ओर परस्पर एकत्रित हो जाते हैं तथा गुच्छे का रूप ले लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। देखिए हमने अभी मिसेल का चित्र पहले पढ़ा था। ये जो चित्र दिया गया है ये मिसेल का चित्र है, और ये आपका एक दिया गया है पार्ट कि ये आपका जलविरागी सिरा है, ये आपका जलरागी सिरा है। ये जो पूंछ वाला भाग है ये आपकी गंदगी से क्रिया करता है और ये जल से, ठीक है। अगला प्रश्न है एस्टर किसे बोलते हैं या ये एस्टर किसे कहते हैं। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। किसकी अभिक्रिया से, एल्कोहल की, अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से आपके एस्टर बने होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये इसका सूत्र दिया गया है CH3 COOH प्लस CH3, फिर है CH2OH, फिर ये अभिक्रिया का साइन है, यानी ये अभिक्रिया दोनों तरफ होती है। CH3 के बाद CO, ये आपका जो सूत्र दिया गया है ये आपका एस्टर का सूत्र है, ठीक है। इसमें दिया गया है एथेनोइक अम्ल को हमने जोड़ा एथेनॉल में, तब हमको जाके ये एस्टर प्राप्त हुआ है। तो CH3CO CH2 यानी ये आपका एस्टर है, CH3 प्लस H2O। अगला प्रश्न है स्कम किसे कहते हैं, या अथवा में है कठोर जल को साबुन से अपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। स्कम का मतलब होता है झाग। अपनी भाषा में कहा जाए जो कपड़े धोने के बाद जो बुलबुले निकलते हैं ना, सफ़ेद कलर का जो बादलों जैसा, अपनी भाषा बुंदेलखंडी भाषा में बोला जाए तो फसूका बोलते हैं जिसको, वो तो स्कम क्या है, तो वही है। तो कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन से यह लवण बनाते हैं तब इसे स्कम या झाग कहते हैं। देखिए तो इसमें आपसे ये भी पूछ लिया कि झाग किसे बोलते हैं, तो साइंस कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपका इसका सूत्र लिखा गया है। तो कैल्शियम लवण को हमने साबुन में क्या किया है, जोड़ा है, और जब हम इससे क्रिया करते हैं तब हमको झाग मिलता है।
अब यहाँ पर मैग्नीशियम लवण में साबुन डालेंगे तब भी हमको झाग मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखना है हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या, देखिए एथेनॉल अम्ल में क्या है, इसमें शराब जैसी गंध आती है और इसमें सिरके जैसी गंध आती है। ये आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि एथेनॉल में खालिस्तान जैसी गंध आती है, तो एथेनॉल में शराब जैसी गंध आती है और सिरके में एथेनोइक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है। इसका स्वाद खट्टा नहीं होता, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। तो साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, ठीक है। तो यह वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसीय अम्लों के होते हैं, ये सल्फोनिक अम्लों के होते हैं। फिर है, यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, यह कठोर जल के साथ झाग देते हैं। यह त्वचा के लिए हानिकारक है, यह त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। साबुन कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, अपमार्जक मृदु एवं कठोर जल दोनों में कपड़े साफ करते हैं, यानी अपमार्जक दोनों जगह आपके कपड़े साफ कर देंगे। उसके बाद है, साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अपमार्जक का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है, इसमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है, यानी ये ज़्यादा ये जो अपमार्जक हैं वो ज़्यादा सफाई देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो यौगिकों को ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो अब हम देखेंगे वो प्रश्न जो आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, साबुन की सफाई प्रक्रिया, कार्बन की परमाणु संख्या, नाम एवं सूत्र संरचना लिखिए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हैं, जो ऊपर के 4 प्रश्न हैं, ये आपके 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, बेंजीन की संरचना एवं सूत्र, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है और अपरूपता क्या है। और अपरूपता में इसमें आपका एक और पूछा जाता है जिसमें आपके जो हीरा के गुण और ग्रेफाइट के गुण आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा है आपको पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे और साथ ही ये समझ में आया होगा कि पेपर में आपसे प्रश्न इस पाठ में से कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगला वीडियो होगा हमारा अध्याय 4 की ऑब्जेक्टिव, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपको थ्योरी के बाद जो आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।